मैं नमिता सिंह सफलता विजन में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे भारत का संवैधानिक विकास। भारत के संवैधानिक विकास को जो है दो भागों में बांटा गया है। एक तो है ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारत का संवैधानिक विकास 1773 से लेकर 1858 तक का है, और दूसरा है क्राउन के द्वारा, क्राउन के अधीन 1858 से लेकर 1935 तक का है। इसमें जो है क्राउन का कोई दखल अंदाजी नहीं होता था, सिर्फ वो आदेश देते थे कि आपको लाइसेंस, एक तरफ से कह सकते हैं कि देते थे। और उसके बाद जब धीरे धीरे उन्होंने देखा कि कंपनी का जो है वो बढ़ता जा रहा है, एकाधिकार बढ़ता जा रहा है, तो फिर उन्होंने क्राउन अपने हाथों में ले लिए और उस अपने अकॉर्डिंग वहाँ पे फिर आना मतलब शुरू किए प्रश्न। उसके हमने 1773 का एक्ट पढ़ा था, जिसमें जो पढ़े थे कि 3 प्रेसिडेंसी बनाया गया था। बंगाल बनाया गया था, मद्रास बनाया गया था और मुंबई बनाया गया था। और 1774 में ही जो है सुप्रीम कोर्ट का जो गठन किया गया था, ये हम लोगों ने पढ़ा था। और 4 सदस्य का एक आयोग मतलब परिषद गठन किया गया था। और फिर उसके बाद देखते हैं कि कुछ कमियों को सुधारने के लिए ही दूसरा अधिनियम आता था, और वही कमियों को दूर करने के लिए 1781 का जो है एक्ट आया, जिसे जो है एक्ट ऑफ सेटलमेंट या बंगाल जुडिकेचर भी कहा जाता है। आप इसमें देखेंगे कि 2 समितियों का गठन किया गया और उसके द्वारा पता किया गया कि 1773 के एक्ट में क्या कमियां थी, क्या खामियां थी, उनको दूर करने के लिए जो है 2 समितियां बनाई गई थी। प्रवर समिति बनाई गई थी, गुप्त समिति बनाई गई थी, जिसमें पता चला कि ये ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है विस्तार बढ़ता जा रहा है और टकराहट जो है सुप्रीम कोर्ट से उनका लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी कमियों को दूर करने के लिए फिर ये आया और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के कार्य क्षेत्र को स्पष्ट किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान देने वाली बात है कि सुप्रीम कोर्ट के कार्य क्षेत्र को कब स्पष्ट किया गया है। 1774 में तो बन गया था सुप्रीम कोर्ट, लेकिन उनका कार्य क्षेत्र स्पष्ट नहीं था। यहाँ पे 1781 में आप देखेंगे उनका कार्य क्षेत्र स्पष्ट किया गया। फिर हम आते हैं पिट्स इंडिया एक्ट में, ये 1784 में हुआ था। 1784 में देखें, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और ईस्ट इंडिया कंपनी के पास द्वैध शासन स्थापित किया। ये जो है पहली बार द्वैध शासन कब स्थापित हुआ, किस एक्ट के तहत हुआ है, तो आप 1784 देखेंगे। हम और गवर्नर जनरल की शक्ति को और बढ़ा दिया गया है। 2 बोर्ड बनाए गए, एक बनाया गया बोर्ड ऑफ कंट्रोल और दूसरा बनाया गया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ कंट्रोल का कार्य था कि वो सारी चीजों को नियंत्रित रखें, नियंत्रण में रखें, और ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था कि निवेश लगाए, अपना जितना भी उपनिवेश कर सकते हैं अपना करें, वो ये था। और बड़े आश्चर्य की बात है कि पहली बार और अंतिम बार ऐसा हुआ था कि भारतीय मुद्दे पे ब्रिटिश पार्लियामेंट का गवर्नमेंट गिरा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ सकता है, अभी तक तो आया नहीं है लेकिन हाँ आ सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। अब हम आते हैं 1786 के एक्ट में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 1786 एक्ट के लिए बड़े रोचक बातें हैं, उससे जो है आप अगर जोड़ के इसको पढ़ेंगे तो मुझे लग रहा है आपको याद रहेगा। लॉर्ड कॉर्नवालिस का नाम मुझे नहीं लग रहा है कि किसी को नहीं पता होगा, सबको लगभग पता ही है। लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है अमेरिका से युद्ध करने के लिए गए थे, हालांकि वहाँ हार गए थे, और फिर वहाँ से इनको जो है आयरलैंड पे उनके कार्य प्रणाली बहुत ही अच्छा था, बहुत सुव्यवस्थित ढंग से किए थे। इसी कारण जो है इनको ब्रिटिश पार्लियामेंट अपने पास बुलाई और इनको जो है भारत के लिए आमंत्रित किया कि आप भारत जाके वहाँ की व्यवस्था को संभालें। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है वहाँ के ब्रिटिश पार्लियामेंट को बोले कि मेरी कुछ शर्तें हैं, इन शर्तों के अगर मेरी मान ली जाएगी इन शर्तों को, तब मैं जाऊँगा। तो फिर ये हुआ कि भाई शर्तें बताइए, तो उन्होंने बताया कि गवर्नर जनरल की शक्ति को बढ़ाई जाए, तो ये बात उनकी मान ली गई, गवर्नर जनरल की शक्ति बढ़ाई गई। और प्रथम सेनापति किसे कहा जाता है, कॉर्नवालिस को कहा जाता है। ये पिछले पेपर में आया हुआ है, आप ध्यान देंगे तो क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो उसमें आया है प्रथम सेनापति जो है किस एक्ट के तहत आया था, तो प्रथम सेनापति जो है कॉर्नवालिस आए थे, 1786 में आए थे। और शक्ति जो है जितना भी पावर था सब गवर्नर जनरल के अंडर में आए, ये कॉर्नवालिस का इच्छा थी और वो चीज़ पूरी की गई, उनको शक्ति पूरी दी गई।
गवर्नर जनरल को जो है परिषद का निर्णय रद्द करने की शक्ति की भी अनुमति मांगी गई, जो उन्हें मिली। उन्होंने जो गवर्नर जनरल को परिषद के निर्णय को रद्द करने के लिए मानने की अनुमति थी, उनके पास इतनी शक्ति थी। और इनके दो मुख्य कार्य थे, एक स्थायी बंदोबस्त था, एक कॉर्नवालिस कोड था। कॉर्नवालिस कोड के बारे में डिटेल्स हम आपको आगे की मेंस की क्लास में बताएंगे। और अब हम देखते हैं, देखिए कौन कौन सा आपने देखा। 1773 का एक्ट देख लिया, उसमें आपने जो है हाई कोर्ट के बारे में हुआ और प्रेसिडेंसी बनाई गई। फिर उसके बाद 1781 आया, एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया। पिट्स इंडिया एक्ट आया, ये आया 1786 में आया एक्ट, जो जिसमें कॉर्नवालिस का आगमन हुआ। अब फिर उसके बाद हम चलते हैं, आपको 1793 का चार्टर एक्ट बताते हैं। चार्टर एक्ट, चार्टर क्या होता है? एक जो है महारानी का शाही फरमान, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ सकता है कि चार्टर एक्ट क्या है। तो आप इसके लिए आप जानते रहे कि ये शाही फरमान है, एक आदेश है चार्टर। और ये चार्टर एक्ट पहला कहा जाता है इसको 1793 को, जो कॉर्नवालिस के समय में आया था। कॉर्नवालिस 1805 तक थे और उनके गाजीपुर में जो है मृत्यु हुई थी। वो अपने एज में नेचुरल डेथ हुई थी, आप आकस्मिक मृत्यु नहीं हुई थी उनकी। तो उन्हीं के समय में जो है शाही फरमान आया था 1793 में चार्टर एक्ट, जिसमें जो है व्यापारिक और प्रशासनिक अधिकार सारा ईस्ट इंडिया कंपनी के पास था। और देखिए वेतन, वेरी इंपॉर्टेंट, जो कहते हैं भारत सोने की चिड़िया है और कैसे उसको मतलब उसका दोहन हुआ है, वो देखिए। भारतीय वेतन जो है भारतीय राजस्व से दिया गया, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ सकता है, आया भी है। ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है व्यापारिक अनुमति दी गई कि आप व्यापार कर यहाँ अगर इंडिया में करना है तो ईस्ट इंडिया कंपनी से परमिशन लेना पड़ेगा, आदेश लेना पड़ेगा, तब आप यहाँ पे व्यापार कर सकते हैं। फिर आता है 1813 का चार्टर एक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको देखिएगा। यहाँ से जो है कुछ और भी चीजें जुड़ती जा रही हैं। शिक्षा का यहीं से शुरुआत होता है, कह सकते हैं। मतलब ये अंग्रेजी का, इंग्लिश का जो है यहीं से शुरुआत होती है। यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार में कमी की गई। यहाँ पे देखिए 1813 के एक्ट के द्वारा जो है उसके अधिकारों में कमी की गई है, लेकिन प्रशासनिक अधिकार उनका बढ़ा था, उनको बढ़ाया गया। और एक अधिकार जो उनका था व्यापारिक अधिकार में कमी की गई है। 3 चीजों पे, हालांकि ईस्ट इंडिया कंपनी की जो 3 चीजें थी, क्या क्या था वो? चाय था, अफीम था और चीन के साथ व्यापार। ये चीनी नहीं है, ये चीन के साथ व्यापार का था। ये तीनों पे एकाधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी का ही था और कोई इस पे किसी का कोई अधिकार नहीं था। उसके बाद जो है और व्यापार करना है तो आप आगे कर सकते थे, अनुमति आपको मिल गई थी। और फिर उसके बाद शिक्षा पर जो है 10 लाख रुपए व्यय किया गया। पहली बार हुआ है कि शिक्षा पर व्यय हुआ है। और ईसाई मिशनरी को बढ़ावा दिया गया। ईसाई मिशनरियों का इस मतलब होता है धर्म का प्रचार प्रसार करना, और यहीं से जो है हमारे यहाँ ईसाइयों का आगमन हुआ और यहीं से एक धर्म के रूप में भारत में अपना स्थान बना लिया है ईसाई मिशनरी। वर्ग विशेष पर शिक्षा का व्यय हुआ है। पैसे तो इन्वेस्ट किया गया है यहाँ पे, लेकिन एक वर्ग विशेष को ही शिक्षा की प्राप्ति हुई है, जो कि वर्तमान में देखेंगे तो सभी वर्ग के लिए शिक्षा अनिवार्य कर दिया गया है, मौलिक अधिकार में आ गया है। 1833 का चार्टर एक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। 1833 का जो चार्टर एक्ट है उसमें जो है भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। पहला भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे, ये चीज को याद रखिएगा। और मुस्लिमों के लिए अलग से प्रेसिडेंसी बनाई गई, वेरी इंपॉर्टेंट। मुस्लिमों के लिए अलग से प्रेसिडेंसी बनाई गई और सांप्रदायिकता बढ़ा। ऑब्वियस है कि अलग से अगर आप धर्म को जाति को बदल वो करेंगे, वो अलग अलग करेंगे तो वहाँ पे सांप्रदायिकता होना अनिवार्य निश्चित ही है। एक विधि सदस्य जोड़ा गया, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। एक विधि सदस्य जोड़ा गया। पहले क्या था कि 3 सदस्य होते थे और एक गवर्नर जनरल होता था, उसके साथ एक विधि सदस्य को जोड़ा गया, जिसके लिए लॉर्ड मैकाले को सलाहकार, विधि सलाहकार नियुक्त किया गया। प्रथम विधि सलाहकार कौन था? विधि आयोग के सदस्य तो लॉर्ड मैकाले थे। और यही आगे चल के 1860 में आईपीसी, इंडियन पैनल कोड की स्थापना किए थे।
और ये सारे